टीएलपी की जो नफरत है वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग उनसे इख्तलाफ करते हैं, वो गरीब है। अभी तक रियासत ये तयन नहीं कर पाई कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं। और हमारे यहाँ जो सीसीडी का रवैया रहा है पिछले 6-8 महीने से, जब ये बात आती है मार्केट में कि किसी की लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि एनआरकी की तरफ जाएं। और साद रिजवी के जो बयानात हैं वो सुने तो पत्थर दिल वाला इंसान भी ना रोने पे आ जाता है। वो कह रहा है अल्लाह का वास्ता है, माओ का वास्ता है, माँ के दूध का वास्ता है, इन्होंने कायदे आजम की सोच को ख़त्म कर दिया है। लिहाजा हम तो रियासत पाकिस्तान से ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर, हमें आधा इंसान मान लें, पूरा नहीं आधा मान लें, आधे को हकूक दे दें, बाकी आधे आप रख लें। सुहेल अफरीदी साहब डू और डाई के मिशन पे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास एक ही चांस है। जिस तरह का रिएक्शन स्टेट की तरफ से आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो खैबर एजेंसी से हैं। उस जगह पिछले 2 साल इतनी दहशतगर्दी हुई है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वहां का रहायशी दहशतगर्दी में एक्सपर्ट नहीं है। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूँ कार बगा। मेरे साथ मौजूद हैं एओन पॉडकास्ट से असदुल्ला खान साहब। असद भाई, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बहुत शुक्रिया भाई का फिर बुलाने का, जजाकल्ला खैर। मुरीद के में सर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। मजहबी जमात थी, मजहबी जमात से बहुत से लोगों को इख्तलाफात हैं। बहुत कुछ होता रहा माजी में उनके हवाले से। उनके प्रोटेस्ट को प्लान कहा जाता रहा, बहुत कुछ हुआ, मगर आज आज वहां पर फायर खुला। और ये जब वहां लाशें गिरी और लाशें गिरने के बाद एक तबका जो था वो देखा कि वो बड़ा मुतमिन नजर आया कि ठीक है जी, हो रहा है जो भी हुआ। हुकूमत की तरफ से जिस जिस तरीके से ये गोलियां मारी गई, जितनी दिलेरी से मारी गई, इससे पहले हमने डी चौक देखा, उसके बाद हमने कश्मीर देखा, कश्मीर के बाद आप मरीद के देखा। ये बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है सर? ये चल क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मजहबी जमात नहीं कहना चाहिए। उस जमात का नाम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो एक सियासी पार्टी है। वो आपके मुल्क में इलेक्शन कंटेस्ट करती है, कैनवेसिंग करती है, कैंपेन करती है, उनको लोग वोट देते हैं। मजहबी सियासी अगर हम, नहीं जी, मैं ऐसा तो सियासी जमात है। जितने वो मजहबी हैं उतनी मजहबी पीटीआई भी है, बल्कि इस्लामिक टच भी आ जाता है। उतनी ही मजहबी जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे जब उन्होंने अहमदियों को नॉन मुस्लिम करेक्टली डिक्लेयर किया था। उतने ही मजहबी नवाज शरीफ साहब थे जब वो कंधों पे तारुल कादिर साहब उठा के फिरते थे। बात यह है कि अगर कोई दीन का लिबादा पहने और वो आपकी बड़ी सियासी जमातों में से नहीं है, तो उसका अंजाम इंतशार पसंद टोले का टैग के साथ होता है। सबसे पहली चीज़ मैं चाहूँगा कि हमारा जितने मीडिया चैनल हैं बड़े, वो अपनी दुकानें बंद कर दें। क्योंकि इतना बड़ा वकूआ पंजाब में हुआ, और ये इस्लामाबाद डी चौक से बड़ा वकूआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये बकायदा लोगों को एक जगह बंद करके अटैक किया गया है। और इसके अंदर सबसे दुख की बात यह है कि टीएलपी के लोग शहीद हुए हैं और पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं। सबसे पहले शोधा को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी फैमिलीज को सब्र और इस्तिकाम अता फरमाए। इस पे किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की, सिर्फ समा न्यूज़ था चैनल जिसने फुटेजेस चलाई, वो भी कुछ। जितने आपके सोशल मीडिया कमेंटेटर्स थे, उन सब ने अपने मकासद के मुताबिक एक बयानिया बनाया। उस बयानी के अंदर उन्होंने अपना नैरेटिव प्रेजेंट किया। किसी ने ये नहीं बात की कि भाई टीएलपी से 100 इख्तलाफात, मैंने जाती प्रोग्राम किए हैं टीएलपी के खिलाफ, जाती हैसियत में प्रोग्राम किए हैं ब्lasphemy लॉस के ऊपर, मॉब लिंचिंग के ऊपर, लेकिन कत्ले नाहक नहीं हो सकता। वो चाहे टीएलपी का हो, चाहे पीपीपी का हो, चाहे पीएमएलएन का हो, चाहे डॉक्टर तारुल कादरी का हो, चाहे वो लाल मस्जिद का वकूआ हो, आप लोगों की जान नहीं ले सकते। और सबसे जो दुख वाली बात है, कई दोस्त साथी यूट्यूबर्स, एंकर्स, मेन स्ट्रीम, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, कई दानिश्वर सेलिब्रेट कर रहे थे। बल्कि अक्रॉस बोर्ड हर सियासी जमात के कुछ लोगों ने, या जो कुछ जमातें छोड़ चुके हैं शरीफ फवाद की तरह, वो बकायदा दलील पेश कर रहे थे कि रियासत, और वो भी कौन सी रियासत जो इलेक्ट नहीं हुई, वो ये कर सकती है। ये तो इलेक्ट हुई इससे रियासत ज्यादा, भी नहीं कर सकती सर, ये तो इनकी सर तो। मैं कहता हूं आप इलेक्ट हुए हैं ना, आपके पास फिर भी कोई जवाब हो सकता है। ठीक है। तो इससे ज्यादा अफसोसनाक वाकया हो नहीं सकता था। और सबसे दुख बड़ी बात, वकार भाई, आप इस फील्ड में मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको पता है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होती है एक प्रोविंस की, वो कितनी तगड़ी होती है।
ठीक है, उनको सब खबर होती है। अजमा बुखारी साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हमने वो पूरी देखी कि यार पता चले हो क्या रहा है, ऑथेंटिक सोर्स से पता चले गवर्नमेंट क्या कह रही है। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केपीके की बात हुई, और जब सवाल पूछा गया मुरीद का, उन्होंने कहा जी हम फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। अभी तक रियासत ये तयन नहीं कर पाई कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं। अल्लाह उनकी जान को सलामत रखे, अल्लाह उनको हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। उनके भाई कहाँ हैं? जमीन फटी, अंदर चले गए, आसमान कुछ नहीं पता। और इस सनसनी के अंदर लोगों को रखने में किसकी गलती है? अब बयानात सामने आ रहे हैं कि जनाब उनकी लोकेशन तक हम तकरीबन पहुंच रहे हैं। और हमारे यहाँ जो सीसीडी का रवैया रहा है पिछले 6-8 महीने से, जब ये बात आती है मार्केट में कि किसी की लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, तो दिल में घबराहट होती है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं, हमारी सारी टीम दुआ गो है, मैं चाहूंगा आप आपके व्यूज भी दुआ करें कि बेटर सेंस प्रिवेल करें। सर उसकी वजह है, जी जी। अगर बेटर सेंस प्रिवेल नहीं करेगी, हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि एनआरकी की तरफ जाएं। हम गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में आग नहीं लगाना चाहते। ये आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान को मजमूआ देखते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो, बानिए डेमोक्रेसी कहा जाता है उन्हें, पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी जमहूरी जमात है। उन्होंने बलूचिस्तान में ऑपरेशन इनिशिएट किया था, और उन्होंने वहां पे वो लोग तैनात किए थे जो बांग्लादेश वाले काम में मुलवस थे। ठीक, उस दिन से लेके आज तक रियासत पाकिस्तान और डीप स्टेट बांग्लादेश कह रहा हूँ, बलूचिस्तान चलाता है। वहां पे दहशतगर्दी नहीं खत्म हो सकी, इंसानी हकूक वहां नहीं मिल रहा है। केपीके में आप चले जाएं, इलाका गैर के अंदर जिसको हम कहते हैं, एक्स फाटा कहते हैं, वजीरिस्तान कहते हैं, खैबर एजेंसी कहते हैं, स्वात, जिधर मर्जी चले जाएं, वहां पे 10-12 साल ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी नहीं खत्म हो सकी। ये दो सूबे बता दिए। इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं, वहां लिविंग स्टैंडर्ड देख लें, इंसान नहीं वहां रहता चाहता। अब पंजाब में आ जाए, 2.5 साल से हर बंदा जिसका पीटीआई से नाम मुंसलिक था, वर्कर नहीं मुंसलिक था, जेलों में डाला गया, उनके घर तोड़े गए, उनकी औरतों को उठाया गया। अब टीएलपी के साथ भी वही किया गया, उनकी औरतें उठाई गई हैं, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। मुफ्ती मुनीब का बयान आ गया है कि टीएलपी के जो हेडक्वार्टर है वो खाली कराया जाए, वहां से पुलिस हटे, मस्जिद खोली जाए, जिन कारकुरान के घर तबाह किए जा रहे हैं उस काम को रोका जाए। बचा कौन है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान मेरे और आपके लिए है? किसके लिए है? आजाद जम्मू कश्मीर जो हमारी जगुलर वेन है, हम उनका एहतराम नहीं कर पा रहे। तो फिर कौन रह गया? हम गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, उनकी कहानी सुनेंगे तो आपको और दुख होगा। तो मुझे इस पूरे पाकिस्तान के नक्शे पे वो इलाका बता दें जहां पे रूल ऑफ लॉ है, इंसानी हकूक है, जीने की आज़ादी है। अगर आपको जगह मिलती है मुझे बताएं, अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए, मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक। आप कहते हैं इकोनॉमी नहीं चल रही, हम कहते हैं जी बिल्कुल नहीं चल रही। उसकी वजह भी बता देते हैं। अगर अवामुन नास का आप में एतमाद ना हो, वो आपसे डरते हो, घबराते हो, भाई भाई से बात करते हुए घबराता हो, क्रैकडाउन हो रही हो, तो कैसे मईशत चल सकती है? और साद रिजवी के जो बयानात हैं वो सुने तो पत्थर दिल वाला इंसान भी ना रोने पे आ जाता है। वो कह रहा है अल्लाह का वास्ता है, माओ का वास्ता है, माँ के दूध का वास्ता है, यहां से वापस चले जाओ, सरकार से कहो हमसे बात कर ले। इससे ज्यादा बड़ा सरेंडर नहीं होता। वो दोनों हाथ ऊपर उठा के वास्ते दे रहा है। उन पे पर्चा क्या हुआ है? पर्चा ये हुआ है कि साद रिजवी साहब ने गोलियां मारी हैं, एसएचओ जो शहीद हुए हैं, फिर उनके भाई ने गोलियां मारी। अब आप मुझे बताएं वकार भाई कि इसके बाद मेरी और आपकी क्या बहस है, या हमारी क्या औकात है, या हम क्या करें? हमारे 6 से लेके रात 10 बजे के प्राइम टाइम एंकर, 30-30, 40-40, 50-50 लाख तनख्वाह वाले एंकर, आईने में देख के क्या सोचते हैं अपने बारे में? तो अब हम कहाँ जाएं? आप बता दें हम कहाँ जाएं। बड़ा सर खौफनाक है। और मैंने उन लोगों को देखा है जो पाकिस्तान छोड़कर जाते हैं, या फिर अपने जितने भी उनके प्यारे होते हैं, घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, उन्हें पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करते हैं। एक ही लॉजिक जहन में होता है कि वो वहां पर रूल ऑफ लॉ है, वो वहां पर महफूज है। यहाँ पर तो आपको फंसाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके ऊपर एक आध केस कर दिया जाए, पूरी फैमिली के अकाउंट्स ब्लॉक, पूरी फैमिली के आईडी कार्ड ब्लॉक, और फिर वही कुछ होता है जो कि हर हर एक पाकिस्तानी की कहानी है। पर ये सर गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब
एक प्रेशर होता है कि यार जान किसी की जाएगी, कोई लाश गिरेगी, कोई खून बहेगा, कोई सोशल मीडिया का दौर है, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के अदारे हैं, फिर मुल्क के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, बहुत से फरीक होते हैं। ये ये इतनी दिलेरी क्यों है गवर्नमेंट में कि जहां भी कोई प्रोटेस्ट होता है गोली मारना ही पहला ऑप्शन इनके पास आता है कि चलो जी गोली मारे, डराएं इनको, भगाएं इधर से। कार भाई, ये ना नून लीग का मसला है, ना पीटीआई का, ना पीपल्स पार्टी का इंडिविजुअल, ये इनका इकट्ठे मसला है। पीटीआई की गवर्नमेंट थी फेडरल में, मोहसिन दावड़ उसके साथियों को शहीद कर दिया गया था चेक पोस्ट पे। मुराद सईद ने तकरीर की थी असेंबली में, हमने वो तकरीर सुनी, परेशान हो गई क्या बात कर रहे हैं। डॉक्टर तालिब कादरी के ऊपर मॉल टाउन में हमला होता है, नून लीग की गवर्नमेंट थी, हमने सरकारी बयानात डाउट तब भी सुने, बंदा हैरान होता है। लाल मस्जिद का वकूआ होता है, लोग टीवी पे बयानात चलाते हैं कि मौलवियों को दाढ़ियों से खींचो, हमने ये सब देखा है। आज रियासत पाकिस्तान हमें वापस वॉर ऑन टेरर 2003 4 5 के रेटरिक में लेके जाना चाहती है कि जनाब, खुशनुदी के लिए अगर चंद लोगों को गायब भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आफिया सिद्दीकी का मामला आपके सामने है, कितनी गवर्नमेंट्स आके चली गई, कुछ नहीं हो सका। तो बात यह है मेरे भाई कि रियासत पाकिस्तान हमारी जान की वैल्यू ही नहीं रखती। एफएसएफ बनाई गई, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, बानिए जमहूरियत जुल्फकार अली भुट्टो, किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कत्लेआम किया। किसने नहीं किया? अगर हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स अपने दोनों हाथ ऐसे उठाएं, उन पे खून है, और किसी एक तबके का खून नहीं है, सबका। आप बलूचिस्तान से हैं, केपी से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, आप क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आप आज़ाद कश्मीर से हैं, आप सुन्नी हैं, अहले तशी हैं, आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप पारसी हैं, सबका खून है। ये कहानी अब खत्म होगी कि जनाब पंजाबियों का पाकिस्तान है। ये सब सब नैरेटिव खत्म हो गए, ये जो एथनिक नेशनलिज्म थी सब नॉनसेंस है। रियासत सिर्फ और सिर्फ जबर कर रही है। और नदीम फारूक पराचा साहब जिन्होंने जियाउल हक दौर में बहादुरी दिखाई थी, कुट्टे मारे भी खाई थी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखें, हार्ड स्टेट में ऐसे होता है, हमें अब हार्ड स्टेट बनना है। क्यों बनना है? क्यों बनना है हमें हार्ड स्टेट? मैं नहीं कतर बनना चाहता, मैं नहीं सऊदी अरेबिया बनना चाहता कि जहां पे एक बादशाह है। मैं नहीं चाइना बनना चाहता जहां एक प्याटी है, वो जो चाहे करे। मुझे नहीं चाहिए पैसे। अगर पैसों की बात थी तो पाकिस्तान को तकसीम क्यों किया गया? इंडिया को, जो सब कॉन्टिनेंट है, ज्यादा पैसे होते, ज्यादा बड़ा इलाका होता। इन्होंने कायदे आजम की सोच को खत्म कर दिया है। कायदे आजम ने कहा था कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे मेन स्ट्रीम पे, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, सारे बात करें 1960 से वाले बॉर्डर की। तो कायदे आजम को तुमने छोड़ दिया, चीज छोड़ दिया, आपके कहने पे छोड़ दिया। हमें सिर्फ ये बता दें कि मुल्क में जमहूरियत होगी या आमरीत होगी। आमरीत होगी, हम जिंदगी उस तरह की बना लेंगे। जमहूरियत होगी तो हम जमहूरियत की बनाएंगे। मेरे दो बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, मैं उनको क्या बताऊं कि बेटा मुल्क का निज़ाम क्या है? क्या सीसीडी मुल्क का निज़ाम है? क्या आईनी बेंच मुल्क का निज़ाम है? क्या जो ये यूसी के इलेक्शन होने लगे हैं, ये मुल्क का निज़ाम है? तो हम कहाँ जाएं? और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं एक वेल ऑफ घराने से हूं, मुझे पास पैसे हैं। मैं तो फिर अपना कोई दफाई, खाने पीने का, कोई मईशत का निज़ाम बना लूंगा, मैं मुल्क छोड़ के पैसे की वजह जा सकता हूँ। लेकिन जब पॉवर्टी लाइन के नीचे 50% से ज्यादा लोग चले जाएं, वो क्या करेंगे? और सबसे जो दुख वाली बात है कि जिस भी सियासतदान से बात करो, वो अपने ही गुस्से लेके बैठा हुआ है। चाहे फवाद की मैं ट्वीट्स देख रहा हूं, वो अहम अहमकाना बातें कर रहे हैं, वो बकायदा जेनोसाइड की इनविटेशन दे रहे हैं कि एज इफ अगर आप दीनदार हैं, आपकी दाढ़ी है, तो आप कमतर इंसान हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, टीएलपी की जो नफरत है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग उनसे खिलाफ करते हैं, वो गरीब है। टीएलपी की अक्सरियत लोग गरीब हैं। हमें गरीब लोग नहीं पसंद, उनसे बू आती है। वो हमारे बच्चों के पास बैठते हैं, हम उनको उठा देते हैं वहां से। मरियम नवाज साहिबा अभी कुछ थोड़ी देर पहले रायवंड मरकज गई हैं बताने के लिए कि हम आपके इज्तिमा जो होता है उसके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे।
रायवंड मरकज एक ज्यादा अमीर तगड़े लोगों की एक अक्सरियत है। उसको अक्सर हम आपस में मजहबी सर्कल्स में कहते हैं कि ये अमीर लोगों का समर स्कूल है, कि आप जाएं और अच्छा काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक तफन्नुन में बात होती है। तो हमने अमीर गरीब का फर्क रखा है। हमें चौधरी और राया चाहिए। मेरा सिर्फ एक आजाना मौकफ है कि ऐसे वकूओं के ऊपर सियासत ना हो, रियलिटी बयान करें। देखें, पीटीआई पे हमने कई प्रोग्राम्स एंटी किए। जब उनके साथ ज्यादती होती है तो हम बताते हैं ये ज्यादती हुई है। और अगर पीटीआई ने अपने दौर में ज्यादती की है, वो उसको जस्टिफाई नहीं करता कि अब ज्यादती करें। अगर मरियम नवाज साहिबा के साथ ज्यादती हुई कि उनके होटल का दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर गई, हमने कहा गलत हुआ है, ये नहीं हो सकता। मुझे एक बात समझ नहीं आती वकार भाई, ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स हो रही है, कुर्सी का खेल, इसके अंदर जो भी कुर्सी पे आएगा उसको फायदा नुकसान होगा। मैं और आप तो फिर भी मरेंगे। हम 2 साल पहले भी मरते थे, 3 साल पहले भी मरते थे, 4 साल, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने एक फार्मूला ढूंढ लिया और इन्होंने मुशर्रफ साहब से सीखा। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड दिए एनजीओ सेटअप करने के लिए, लोगों को अवॉर्ड करने के लिए कि वॉर ऑन टेरर का प्रोपेगेंडा फैलाओ। वो तो खत्म हो गया, ट्रंप ने आके यूएस एड खत्म कर दिया। तो रियासत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि लोकल बैंकों से कर्जा लो, इतना कर्जा लो कि जितना मुल्क की हिस्ट्री का कर्जा था वो पिछले 3 साल में ले लो, और वो बांटो, तकसीम करो। फिर पंजाब गवर्नमेंट उस पर एक्ट ले आती है कि इस पे बात ना करो, नहीं करते। जहां पे पहले हर बच्चा मकरूज था, लेट से ₹1,00,000 का, तो अब 2 लाख का हो गया, कोई मसला नहीं। हमने सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई पैक्ट किया क्योंकि वो अमीर है। फलस्तीन के साथ नहीं किया क्योंकि वो गरीब है। सीरिया के साथ नहीं किया क्योंकि वो गरीब है। लेबनान के साथ नहीं किया क्योंकि वो गरीब है। ईरान के साथ नहीं किया क्योंकि अमेरिका की खुशनुदी नहीं थी। बार बार हमें सहाफी बताते हैं, बहुत नामवर, जिनके आर्टिकल्स पढ़ के मैं बड़ा हूं, मैं समझता हूँ उस अक्लमंद लोग हैं, बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो टर्न अराउंड है फॉरेन पॉलिसी का, वो कमाल है। मैं फॉरेन पॉलिसी को चंद जुमलों में वाइंड अप कर देता हूँ। 2.5 साल में हम ईरान से लड़ चुके हैं, अफगानिस्तान से लड़ चुके हैं, इंडिया ने हमारे साथ झड़प कर चुकी है, ठीक। चाइना को हमने गुस्सा दिला दिया अमेरिका को मादनियात बेच के। इसराइल और फलस्तीन का मामला 2 साल से ज्यादा हो गया, हम उस पर कुछ नहीं कर सके। फ्लोटिला यहां से जाती है तो तने तनहा एक मुजाहिद जिसका नाम एक सेनेटर मुश्ताक है, शेर का बच्चा, वो जाता है। रियासत पाकिस्तान कुछ नहीं करती। तो हमने कौन सी फॉरेन पॉलिसी जीती है? हाँ, अगर अमेरिका की खुशनुदी फॉरेन पॉलिसी है तो बिल्कुल हमने जीती है। और कैसे जीती है? कि ट्रंप के, इतना मुझे दुख हुआ यार, मेरे मुल्क एक न्यूक्लियर पावर इस्लामिक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए अल्फाज अदा कर रहा था कि वो खुश हो जाएं। दुख होता है यार। एक पॉइंट के बाद ना वगार पे गुस्सा नहीं चढ़ता, अफसोस होता है कि यार, कायदे आजम ने स्ट्रगल की, खुद भी शहीद हो गए। टीबी का मरीज आदमी यार उस जमाने में ये कर रहा है, बहन शहीद होगी, ठीक है, किस लिए? मैं और आप पाकिस्तान पे वो हक नहीं रखते जो हमारे मुहाजिर भाई रखते हैं। उनका क्या आउटकम निकला है, बताएं। तो लिहाजा हम तो रियासत पाकिस्तान से ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि सर, हमें आधा इंसान मान लें, पूरा नहीं आधा मान लें, आधे को हकूक दे दें, बाकी आधे आप रख लें, ठीक है। हर 100 रुपए पे आप 35 से 70 रुपए टैक्स और इन्फ्लेशन की मद में दे रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इस सब जो मजमुआ आपके सामने खड़ा किया है, मुरीद के जो हुआ है, ये सरप्राइजिंग है? नहीं। नहीं बात पसंद आई ना, क्यों जुरत की इन गरीबों ने, इस मजहबी बरेलवी तबके ने, इनकी क्या हैसियत औकात है? ये रियलिटी। बड़ा अफसोसनाक है बहरहाल सर। हमें हर कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद एक नया इकोनॉमिकल प्लान हमारे सामने आता है। आजकल तो अमेरिका है कि अमेरिका हमारे साथ आ गया है और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। एक ये है कि पहले हमें कहा गया ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, फिर हमें ये कहा गया कि क्रिप्टो आ गया, फिर हमें ये कहा गया कि हम मिनरल्स निकालेंगे। बहुत कुछ निकला हमारे, हर दौर में एक ना एक चीज आई।
पसनी, ये जो एक वो पोर्ट हम दे रहे हैं अमेरिका को, जिसके बारे से बातें चल रही हैं, इससे पहले खबरें आई कि जी आप ऑयल की डील क्लोज हो चुकी है, मिनरल की डील हमारी क्लोज हो चुकी है। हमारे डीजीआई एसपीआर साहब जाके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। पीटीआई के जो नामजद वज़ीर आला हैं वो उनका मौजू है, गुफ्तगू भी वहाँ रहते हैं। ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। दहशतगर्दी कहाँ स्टैंड कर रही है? चले इंटरनल मामला तो हमने डिस्कस किया कि पूरे पाकिस्तान के नक्शे पे हर जगह पे इंटरनल मसाइल हैं। दहशतगर्दी कहाँ से निकल रही है, क्यों खत्म नहीं हो रही? और फिर ये जो अमेरिका को हम अगेन अगर ले आते हैं गवादर में, और गवादर में उन्हें पोड़ देते हैं, इसके क्या पॉन एंड कॉन्स है? देखिए, जो दहशतगर्दी का सवाल ये है, ये सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस है। ये कोई रातों रात नहीं हुआ। उन सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस का रिजल्ट ये आ रहा है कि हमारा स्टेट स्टार्ट एंड स्टॉप खेलता है। वो कहता है अब हम इनसे डील करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब हम डील करेंगे, अब नहीं करेंगे। ठीक। अब वहां पे ऑपरेशन करने के लिए आपको इलाके खाली करने पड़ते थे। उसकी वजह से पीटीएम क्रिएट हुई, लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, लाखों लोग तबाहकुन हालात में रह रहे हैं। फिर आपने स्मार्ट ऑपरेशंस करने शुरू किए, जिसको वो कहते थे कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। उसमें कोलैटरल डैमेज होना शुरू हो गया। आपके सामने है, कोई छुपी हुई चीज़ तो है नहीं। हम्म। आप जो बात कर रहे हैं कि अमेरिका को हम एंट्री दे रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब के दौर में जैसे ही उनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो जो गवादर में उन्होंने गालिबन रज़ाक दाऊद साहब अपॉइंट किए थे, उन्होंने तकरीर की थी कि जी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं चाइना से, उसमें बड़ा घोटाला है, हम सारे रिविजिट करेंगे। उन्होंने एक लूज बॉल फेंकी, चाइना चुप कर गया, नहीं दिए पैसे। चाइना की गवर्नमेंट ने किए थे ना कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से उसमें करप्शन थी भी, आप खामोशी से डील कर लें। उसी तरह शहबाज शरीफ साहब इतनी पब्लिक मोहब्बत अमेरिका की दिखा के चाइना को फिर हम खुदे लाइन लगा रहे हैं। ये वो चाइना है जिसके जहाज़ों से हमने इंडिया को शिकस्त दी। ठीक। जिसकी सैटेलाइट इस्तेमाल करके हमने शिकस्त दी। चल आपने कर दिया। अमेरिका की खुशनुदी में एक एडवांटेज होता है, इसको समझिए। चाइना का इन्वेस्टमेंट मॉडल डिफरेंट है। वो मौके पे आके इंडस्ट्री लगाते हैं, उसको चलाते हैं और आपको एम्प्लॉय करते हैं, और आपकी फाइनेंसिंग इस तरह करते हैं कि आप करप्शन कम कर सके। अमेरिका पैसे देता है। जेलेंस्की खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि आप हमें पैसे देते हैं। जब उससे हिसाब मांगा जाता है पैसों का, तो कहता है आधों का दे सकता हूँ, आधों का नहीं दे सकता। और क्यों नहीं दे सकता? ठीक। अमेरिका का मॉडल डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका ना जमहूरियत चाहता है, ना मुल्कों की तरक्की चाहता है। वो सिर्फ मुल्कों को कंट्रोल करना चाहता है मफाद के लिए। चाइना के जितने पार्टनर स्टेट्स हैं, चाइना उनकी तरक्की में इन्वेस्ट करता है, बस चाइना तो व्यापारी है। वो दुनिया का मैन्युफैक्चरर है, उसको बंदरगाहें चाहिए। अल्लाह ने हमें गवादर दिया है, दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके अंदर आप अमेरिका को अगर इनवाइट कर रहे हैं, 100 दफा करें। लेकिन अमेरिका को और चाइना को आप इस तरह डील करें कि पाकिस्तान फर्स्ट रहे। नॉट ये कि अब हमने चाइना को साइड पे कर दिया, अमेरिका को अंदर कर दिया कि हमें ये सूट कर रहा है। आपको याद होगा कि जो 90s के अंदर फ्रेंच कंपनी के साथ सबमरीन डीलिंग्स हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो फ्रांस के कानून के मुताबिक रिश्वत देना इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स परफेक्टली लीगल है। और वो सारी दास्तानें फ्रेंच न्यूज़पेपर्स ने ब्रेक की थी। अब हम सबमरीन सिलेक्शन, हमारे दिफा की सिलेक्शन अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। तो गवादर तो कोई चीज़ नहीं है ना, मदनियात तो कोई चीज़ नहीं है। देखें, अगर मैं और आप फैसला करें कि हमारे मुल्क के दिफा के लिए क्या अच्छा है, हम कहेंगे जी जनाब सबसे महंगी सबसे अच्छी चीज़ लो, तो पैसे नहीं बिच कमाने। मुल्क है तो हमें ना यार। तो उसके अंदर 90s में ये हो रहा था। तो रियलिटी ये है कि बहुत सारे कंपाउंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, और जो वाहिद सोल्यूशन नजर आता है जमहूरियत का, वो किसी के पास नहीं है। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, एमक्यूएम, जेयूआईएफ, एएनपी जितनी जमातें ले लें, इनके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है इंटरनल। ठीक है। बंदा फैसला करता है ये, वो कहते हैं ठीक है। जिस जमात में इंटरनल डेमोक्रेसी है, उनके लीडरान बिल्कुल टूथलेस टाइगर बने हुए हैं, जमात इस्लामी होगी। जिनके पास नंबर्स हैं, जो धरने दे सकते हैं, लाइक जेयूआईएफ, जमात इस्लामी और टीएलपी, उनको हमने मजहबी इंतहा पसंदी कैटेगरी में डाल के उन पे मोहर लगा दी है। और फिर हमने अपने सारे जो ट्विटर पे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका जी इन पे और मोहरे लगाओ। मतलब कि मैं खुद मुजम्मिल शाह साहब की कई वीडियोस देखता हूँ, बड़ा अच्छा उनका काम होता है। तो उन्होंने सीएम केपी पे कुछ अल्फाज फरमाए, जिसपे मुबशर जैदी साहब ने जो जवाब दिया कि जनाब हमें सेक्टर कमांडर के टाउट बताएंगे कि जमहूरियत में क्या होना चाहिए। ये वो मुजम्मिल शाह साहब के बारे में कह रहे हैं। मुजम्मिल शाह प्राइम टाइम एंकर है यार। आप मुझे बताएं, अगर आप एक 20-22 साल के नौजवान हैं,
और इस मुल्क में रहना चाहते हैं, किसी भी कारोबार या सहाफत में आपको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। या टाउटगिरी कर लें, या झूठ फैला लें, या सच बोलने की कोशिश करें तो अंधे हो जाएं। तो फिर आप समझ रहे हैं हमारा जो उलेमा या मौलवियों से इख्तलाफ क्या है, कि हमारे घरानों के कमज़ोर बच्चे इस फील्ड में गए, तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास बनी कमज़ोर है। मैं आपको प्रिडिक्शन देता हूँ कि जो हमने सन 2010 से लेकर सन 2020 तक सहाफ़ी भर्ती किए, वो घरानों के कमज़ोर बच्चे थे, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं थे, और इसलिए सहाफ़त आज खुद लाइन लगी हुई है। बिकॉज ये लोग इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं है, इनको पढ़ने का शौक नहीं है। मैं गरीदा फरूकी साहिबा की ट्वीट देके हैरान हो गया था। इवन उनको कहना पड़ा था कि डीजीएसपीएस हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप इस तरह किसी सीएम पे कमेंट नहीं कर सकते, सीएम केपी की क्यों बात करें। बिकॉज इवन उन्होंने रियलाइज किया कि यार दिस इज टू मच। देखें, मजिशियन जो होता है ना, जब वो जादू करता है तो वो अपना ट्रिक नहीं बताता क्या है, तो आप अमेज होते हैं क्या कमाल जादू हो गया। अगर आपको ट्रिक बताते तो कोई अमेजमेंट नहीं होती। Exactly. शबाज शरीफ साहब प्रेसेस रिलीज करवाते हैं कि जनाब मैंने और नवाज शरीफ साहब ने इंडिया को हमले का जवाब देने का प्लान बनाया था। ये आप मान सकते हैं? ये बात अकल में बैठती है? अगर वो ये कहते हैं ना कि ये प्लान चीफ्स ने बनाया था और हमें प्रेजेंट किया था और हमने ओके दिया था, ये फिर मान सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि कोई, मैं तो कहता हूं मोदी ने भी कहा था कि मैंने चीफ्स को कंप्लीट अथॉरिटी दे दी, जो मर्जी करो। जाहिर उनकी फील्ड है ना, वो करेंगे यार। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है। और वकार भाई, आप लोग इस्लामाबाद में बैठे काम कर रहे होते हो, तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खैर ही हो। ठीक है, क्योंकि जिधर आप बैठे हुए हो और जो लोग आप लोग काम करते हो, हालांकि मेरे बहुत इख्तलाफात हैं कुछ आप पे काम से, और होने भी चाहिए। देखें, मेरा आप पे काम से इख्तलाफ, आपका मेरे काम से इख्तलाफ कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई जाती चीज तो नहीं यार। मैं और आप दुनिया को एक तरीके से देखते हैं, हम उसको बता रहे हैं। ठीक। Exactly. लेकिन इस हद तक लोग चले गए हैं कि दूसरे का नजरिया नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते। वो कहते नहीं नहीं, इनको मार दो, मार दो, किल दें। पता है, राम हो जाता है यार कि मैंने जिंदगी में 4 लोग देखे हैं एक्सीडेंट्स में फौत होते हुए। खौफनाक होता है एक लाश देखना जो बिल्कुल अभी फौत हुई है। मैतें तो कहीं उठाई हैं। तो अगर आप मुरीदके में हैं और गोलियां चल रही हैं और लोग गिर रहे हैं और गाड़ियां आपके ऊपर से गुजर रही हैं, आपको मैं कहूंगा कि जाके इंटरनेट पे वीडियोस देखें, जो लोग मुरीदके वाले उस जलसा से बाहर निकले पोस्ट फायरिंग और ये सब कुछ, वो धाड़े मार के रो रहे हैं। सर मैंने बहुत ये ट्रोमेटिक है पीटीआई सर, वाले ने भी, देखी नहीं जा सकती, वो इतनी ट्रोमेटिक वीडियो है। मैंने पीटीआई में यही देखा था कि जब उनके साथ, क्योंकि वो एक लेसर लेवल ऑफ वायलेंस था, वो भी बहुत वायलेंट था, लेकिन इसके ये वो आंसुओं से रो रहे हैं, ग्रोन मर्द रो रहे हैं, वो उनकी शक्लों पे एक अजीब खौफ है कि ये हो क्या गया है। ये उसी तरह है कि बंदा एक चीज तस्वर ही नहीं कर सकता वो हो जाए। और इस वक्त हम सब प्राइम टाइम भी 6:50 हुए हैं जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कब अपलोड करेंगे। आज है 14 अक्टूबर सन 2025, 6:50 का टाइम है। 7 बजे के आप न्यूज़ पे देखना क्या होगा। एक मजहबी इंतहा पसंद जमात, एक मजहबी जमात, एक मजहबी गिरोह, एक मजहबी इंतहा पसंद टोला, एक इंतशार फैलाने वाला मजहबी टोला। यह तरीके लब्बैक सर कोई पाकिस्तान। फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो जाती तौर पे लगता है कि मीडिया पे खबरें चलने से किसी एक इंसान की राय भी नहीं बदलती। कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब ये जब उनसे निशान छीना गया और गवर्नमेंट खत्म हुई, कि पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म कर दी गई है, शहरी इलाकों में पीटीआई रहेगी, देहाती इलाकों से पीटीआई खत्म हो जाएगी, क्योंकि मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो देहाती इलाकों में ज्यादा है हमारा। तो हालांकि अब देहाती इलाकों में भी वो चीजें नहीं रही। कुछ लोग मैंने इस हालिया सोशल मीडिया पर देखे हैं कि ऐसे ऐसे देहातों में जहाँ इंटरनेट भी नहीं पहुंचता, मगर उनकी बातें जो हैं वो इतनी इंटेलेक्चुअल हैं कि पता चलता है कि वो अप टू पाकिस्तान डेट है। अप टू डेट है भाई। वो उन्हें आप ये नहीं कर सकते कि आप उन्हें घुमा लें। बहरहाल सर, उसको लंबी होगी कि ये जो डीजीआईएसपीआर साहब ने कमेंट्स किए हैं सर सीएम के पीके पे, इमरान खान साहब ने, नौजवान हैं जो जिन्हें नामजद किया है सोहेल अफरीदी सीएम के पीके के लिए, लोग इसके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यंग है जी, पावर को अब्यूज करेगा, कोई कह रहे हैं कि गंडापुर से भी ज्यादा बदतरीन साबित होंगे पीटीआई के लिए, जबकि खान साहब का या उनके करीबी लोगों का यह मौकफ है कि दहशतगर्दी का जो मसला है बड़ा मसला है, ये उसे बड़े अच्छे से समझते हैं और ये डील कर लेंगे। क्या एनालिसिस है आपका इसके ऊपर? सबसे पहली चीज है कि ये मेरा वैसे एक जाती मौकफ है। कोई भी चीफ मिनिस्टर बनता है ना, तो 2 साल उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। 2 साल तो आप पॉलिसियां बनाते हैं, लागू करते हैं, रिजल्ट आना शुरू होते हैं। जी। हमने जो मरीम नवाज की गवर्नमेंट की भी तनकीद की थी, अली नीम की भी थी, हमने 1.5-2 साल वेट किया था। हाँ, आप सियासी बयानात हैं वो और चीज़ है, लेकिन जो पॉलिसी होती है, तो पॉलिसी के हवाले से मैं भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं बयानात की बात करूँ,
तो पीटीआई के दो सोर पॉइंट्स रहे हैं कि एक, पीटीआई एज ए जमात ने इमरान खान की रिहाई के लिए काम नहीं किया। हम्म। ये साफ नजर आता है पार्टी डिवाइडेड है। इसमें कोई शक दो राय नहीं है, कंटिन्यूसली पब्लिक लड़ती है। सुहेल अफरीदी साहब क्योंकि यूथ विंग से आए हुए हैं, उनका ये है कि वो बिल्कुल डाई हार्ड इमरान खान फैन है, वो मनोमन जो इमरान खान साहब कहेंगे वो करेंगे। लेकिन ये एक गलत बयानी है, मैं समझाता हूँ कैसे। अली मीन साहब को सीएम इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो तल्ख हैं सियासतदानों के साथ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात होते हैं। अब मसला ये है कि अगर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इमरान खान के मुज़ाकरात नहीं ब्रोकर हो पा रहे किसी भी वजह से, खान साहब नहीं मानते, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं मानती, मैं कहता हूँ जी आप दोनों पार्टियां बिल्कुल ठीक हैं। जो खान साहब के लवर हैं जी, खान साहब नहीं मानते। जो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद करते हैं जी, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं थी, ठीक है जी, अग्रीड। वो डील ब्रोकर नहीं कर पाए तो उनकी इफेक्टिवनेस एज सीएम खत्म हो गई। उन्होंने दो धरनों की अटेम्प्ट की, वो नहीं सक्सेसफुल है। ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। सुहेल अफरीदी साहब डू और डाई के मिशन पे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास एक ही चांस है। वो हिस्टोरिक सियासतदान नहीं है, कोई सियासी गद्दी नहीं है। उनका मैंने वो पढ़ा था जो उन्होंने डिक्लेरेशन की है, एक फ्रिज। तो इस तरह की चीजें उनकी डिक्लेरेशन के अंदर थी। वल्लाह आलम मेरे ख्याल से अलग अलग सच्ची हूँ, बस पे ऑडिट होगा पता चलेगा क्या, लेकिन अलग अलग सच्ची हूँ। ठीक है। तो उस तरह के हैं, तो उनका डू और डाई टाइप, तो ये पीटीआई को सूट करता है। फिर जिस तरह का रिएक्शन स्टेट की तरफ से आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो खैबर एजेंसी से हैं। उस जगह पिछले 2 साल इतनी दहशतगर्दी हुई है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वहां का रहायशी दहशतगर्दी में एक्सपर्ट नहीं है। और वहां की रियलिटी ही है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रात को टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको खाना या पनाह नहीं देंगे, वो आपको रात को मार देंगे। और अगर आप उनको रात को पनाह देंगे तो सुबह फौज पूछेगी आपने क्या किया है। तो सवाल है 12 घंटे का कि हुण मरना है या 12 घंटे बाद प्रॉब्लम फेस करनी है। तो इस रियलिटी में जो इंसान रहता हो और वो कहे कि ऑपरेशंस नहीं काम करते, तो वो कुछ सोच क्या है। और अकेले वो नहीं कहता, मंजूर पश्तीन कहता है, बहुत सारे दानिशवर कहते हैं कि ये ऑपरेशंस नहीं काम करते। अभी इसराइल 2 साल से फलस्तीन में गजा में कत्ले आम कर रहा है, और सीज फायर के 48 घंटे बाद हमारा गजा की स्ट्रीट्स पेट्रोल कर रहा है। यानी कि फलस्तीन अमेरिका के पैसों के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एक नॉन आर्मी, आर्मी नहीं है, पैसे नहीं है, असला नहीं, उनको नहीं हरा सकी। गुरिल्ला वॉरफेयर ने पैराडाइम चेंज किया। बेहतर ये होता है कि आप लोगों को मुल्क में शामिल करें और इंतहा पसंदी ग्रेजुअली ख़त्म करें। अब इंतहा पसंदी है क्यों? अगर एक इलाके में नौकरी नहीं है, तालीम नहीं है, साफ पानी नहीं है, और उनको बार बार ये नैरेटिव पढ़ाया जाता है कि आप बहुत बहादुर हैं, बहुत दिलेर हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत दिलेर हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? असला ही लेंगे। कोई बंदा दहशतगर्द तंजीम में इसलिए शामिल नहीं होता कि उसकी बड़ी जी ख्वाहिश है। हाँ, लख जो एक बंदा एंजॉय होएगा, बाकी 99,999 इस तरह नहीं। मजबूरी। आप बलूचिस्तान चले जाएं, मारंग बलोच बलूचिस्तान से चल के इस्लामाबाद आती हैं, किसी को शौक नहीं है, मजबूरी है। ठीक है। तो अगर रियासत इन लोगों की मजबूरियां नहीं खत्म करेगी तो दहशतगर्दी नहीं खत्म हो सकती। अच्छा, अब जब मजबूरियां खत्म करने की बात आती है तो रियासत ने एक मौकफ रखा है कि जनाब पीटीआई पिछले 12-13 साल से वहां हुकूमत है, वो खत्म कर देती। चले ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जब समझौता किया गया बाजवा साहब के दौर में, ठीक है, रीपॉपुलेशन से पहले, रीपॉपुलेशन भी हुई थी लेकिन समझौता उससे पहले किया गया था। उसके दौरान तो टेररिस्ट एक्टिविटी कम हो गई थी। फिर जब रीपॉपुलेशन हुई तो सबसे पहले मुराद सही साहब ने शोर मचाया, तो वो सवात से उठ के दीर के पहाड़ों में चले गए। बार बार उन्होंने निशान दिए कि यहाँ पे हैं। और फिर जब खान साहब चले गए तो उसके बाद बकायदा राना सनाउल्लाह के बयानात थे कि हमारे से मुआहदे तय हो रहे हैं, टीओआर तय हो रहे हैं। ओपन बातें को मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में सब रिपोर्टेड थे। तो हम अपना डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे। ठीक है। अब फिर मेरा एक मासूमाना सवाल है, जो टीटीपी है वो कहाँ से आई है? मैं बंदा सोचता है ना कि यार अगर लेट्स से 10,000 लोग हैं टीटीपी में, कहाँ से आए? सारे तो पाकिस्तानी नहीं है, उज़्बेक ताजिक है, ये क्यों आए? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनको किसने बुलाया? फिर मेरा मासूमाना सवाल है, वकार भाई आप इस पे रोशनी फरमाते हैं, हम इस साथ दिलेर हैं, कि जब हम अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर लड़ रहे हैं तो हम अफगान तालिबानों को सपोर्ट कर रहे थे। सेंस तो नहीं बनती ना। तो भाई आप जब डबल गेम खेलते हैं कभी भी तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और जब आप कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं तो आप रूम क्रिएट करते हैं सबके लिए। देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई की मदद की, इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की मदद की, इस्टेब्लिशमेंट ने पीपीपी की मदद की। ठीक है। अब आपको पता है कि हम चारों फ्रीकैन एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, तो आप एक दूसरे के लिए रूम बना के चलते हैं। अगर आप किसी बंदे को दीवार से लगा देंगे, आप उसको मजबूर करेंगे कि भाई तू आगे से हाथ पैर मार, और इस इकोसिस्टम के तबाही का मरकजी किरदार बाजवा साहब और उस पर्टिकुलर पोजीशन का है। बिकॉज देखें, मुझे जिंदगी में अरब रुपए की रिश्वत नहीं मिली,
मैं कैसे रिएक्ट करूंगा मुझे नहीं पता। उसी तरह ना आप चीफ है ना मैं चीफ हूं, ना आप प्राइम मिनिस्टर है ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। हमें पता नहीं है उस कुर्सी में ऐसा क्या है जो इतना अट्रैक्टिव होता है। वी डोंट नो। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे ऐसी आजमाइश में न डाली, क्योंकि मैं कमजोर इंसान, मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे सिगरेट की नहीं छूट रही, अल्लाह ने मुझे आजमाइश में डाला हुआ है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, हमारी हैसियत तो कात नहीं इस आजमाइश की, तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना है और एज अ कौम अपने आप को एजुकेट करना है, क्योंकि रियासत हमें एजुकेट नहीं करेगी, रियासत हमें नौकरी नहीं देगी, तो हमें खुद एजुकेट करना है। सबसे पहले हमारे जितने दोस्त सोशल मीडिया पे काम करते हैं जिनके पास आज़ादी है, उनको चाहिए कि वो एक तरफा बयानियां मत चलाएं, किसी का भी कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करें, ताकि अवाम एजुकेट हो, तो शायद 20 25 30 साल बाद पाकिस्तान में चेंज आना शुरू हो। हमें अब अक्रॉस लाइंस ये मोहब्बत का पैगाम देना है कि भाई इल्म, ठीक है, अगर ये हम नहीं देंगे तो ये बेवकूफाना खेल चलता रहेगा। और मैं इसमें एक पेशन गोई का पुकार देता हूँ। इस बेवकूफाना खेल का आउटकम ये होता है कि जिनको आज आप बुरा भला कर रहे हैं, कह रहे हैं, रियासत उनके साथ दोबारा मुआहदे करेगी, और जितने रियासत के टाउट थे वो जान बचाते फिरे। ये वॉर टेरर में हम देख चुके हैं यार, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। ये एपिसोड तो रिपीट होएगी। अपने आप को कोई जरूरत नहीं है इस गंध में डालने की।